नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे पाठ गलता लोहा के प्रश्न उत्तर। इसमें हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो इसका उत्तर है कि जिस समय धनराम तेरा का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जबान का चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यह बात तो सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। उनके पास इतना धन नहीं था कि वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा सके। इसी कारण धनराम के थोड़ा बड़ा होते ही उन्होंने उसे अपने पुश्तैनी काम में लगा दिया था। और पुश्तैनी काम क्या था? लोहार का। तो उन्होंने अपने पुत्र को धौंकनी फूंकने से लेकर घन चलाने का पूरा काम सिखा दिया था। उपरोक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। दूसरा प्रश्न, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था? तो धनराम के मन में नीची जाति के होने की बात बचपन से ही बैठा दी गई थी और दूसरे मोहन कक्षा में सबसे होशियार था। इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। मोहन के कई बार मास्टर के आदेश पर धनराम को बैंक भी लगाए थे और उसके कान भी खींचे थे। और तीसरे, मास्टर जी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम रोशन करेगा। तो इस बात से उसे यानी कि धनराम को भी मोहन से बहुत आशाएं थी। तो इन सभी कारणों के चलते वह मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझता था। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? ये प्रश्न है। और इसका उत्तर है कि मोहन ब्राह्मण जाति का था और धनराम लोहार जाति से संबंध रखता था। उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई और उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोट मारी और धोखनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीटकर उसे गोल रूप दे दिया। मोहन ने समाज के सभी जातीय भेदभावों को भुलाकर एकदम नया काम किया था। ब्राह्मण खानदान के एक युवक का लोहार की भट्टी पर बैठकर काम करना धनराम को बार बार आश्चर्य में डाल रहा था। अगला प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है, क्यों? तो मोहन एक कुशाग्र बुद्धि बालक था, यानी कि बहुत होशियार था वह पढ़ाई में। जब उसके पिता उसे बिरादरी के एक संपन्न युवक रमेश के साथ लखनऊ भेजते हैं तो उसका जीवन ही पूरी तरह से बदल जाता है। लखनऊ पहुंचने पर वह सारा दिन घर के कामों में लगा रहता था। रमेश भी उसे घरेलू नौकर से ज्यादा महत्व नहीं देता था। शहर के एकदम नए वातावरण और रात दिन के घर के कामों में व्यस्त रहने के कारण गांव का मेधावी छात्र मोहन वहां पढ़ाई में बहुत पीछे रह गया और धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों से समझौता करने लगा। इस प्रकार गांव से शहर आने के बाद से उसका जीवन बदल गया। इसी कारण लेखक ने उसके लखनऊ आने के बाद के समय को उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान का चाबुक कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर है कि जब धनराम तेरह का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर जी ने उसे कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। मास्टर साहब के इसी कथन को लेखक ने जुबान का चाबुक कहा है। चाबुक की चोट शरीर पर घाव करती है, परंतु जब जुबान की चाबुक मन पर चोट करती है तो यह चोट कभी ठीक नहीं होती। यह व्यक्ति की अंतर आत्मा पर प्रहार करती है। इस चोट के कारण धनराम के दिमाग में यह बात बैठ गई कि वह पढ़ लिख नहीं सकता और वह पढ़ाई छोड़कर अपने पुश्तैनी काम यानी कि लोहारगिरी में लग गया। इसी कारण लेखक ने इस व्यंग्य वचन को जुबान का चाबुक कहा है। अगला प्रश्न है कि बिरादरी का यही सहारा होता है, यह वाक्य किसने किससे कहा? तो यह वाक्य मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा। किस प्रसंग में कहा?
तो जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उनसे सहानुभूति जताई और उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह से पढ़ लिख सके। बिरादरी का यही सहारा होता है। यह वाक्य किस आशय से कहा गया? तो यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। इस कथन में मोहन के पिता की भावनाएं व्यक्त हुई हैं। वे कहना चाहते थे कि अपनी बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? यानी कि रमेश उनकी जो बिरादरी का था वह सहारा बना? कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि रमेश अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया। रमेश मोहन को घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता था। उसने व उसके परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया और अंत में उसे बेरोजगार बनाकर घर वापस भेज दिया। दूसरा वाक्य है कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। तो कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? यह वाक्य मोहन के लिए उस समय कहा गया था जब मोहन धनराम के ऑफर पर बैठकर उसके काम को देख रहा था। जब धनराम एक लोहे की मोटी छड़ को ठीक से नहीं मोड़ पाया तो मोहन ने अपनी ऊंची जाति की परवाह न करते हुए उस छड़ को बड़ी ही कुशलता से मोड़कर गोल रूप दे दिया। अपने सधे हुए अभ्यस्त हाथों के कमाल के बाद उसकी आंखों में चमक थी। यह पात्र विशेष के किन पहलुओं को उजागर करता है? तो यह जो कथन है यह पात्र मोहन के चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। इस कथन से मोहन की जातिगत भेदभाव विरोधी विचारधारा का पता चलता है कि वह जातिगत भेदभाव यानी कि ऊंच नीच की जो ये बात थी उसमें यकीन नहीं रखता था। उसके मन में अपनी ऊंची जाति का कोई अभिमान नहीं था। उसका चरित्र मेहनतकश और सच्चे भाईचारे के पक्षधर के रूप में सामने आया है। यह कार्य उसकी बेरोजगारी की दशा को भी व्यक्त करता है। वह अपने मित्र से काम न होता देख उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है और काम पूरा कर देता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे कुछ पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न और आइए अब देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। गलता लोहा कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए, यानी कि शॉर्ट समरी या उस कहानी का मुख्य भाव उसका वर्णन कीजिए। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। जातिगत विभाजन यानी जातियों का जिस तरह से विभाजन था ऊंची और नीची जाति में। जो धनराम था वह नीची जाति से संबंध रखता था और मोहन ऊंची जाति से। तो इस तरह से ये जातिगत विभाजन, इस पर लेखक ने कई कोणों से टिप्पणी की है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इसमें एक मेधावी यानी कि होशियार किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन विषम परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान यानी कि ब्राह्मण होने का अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर, सामाजिक विधि निषेध कौन से थे? जिसमें ये कहा गया था कि शिल्पकार टोले में ब्राह्मण लोग नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो वहां बैठेंगे नहीं, और उनको अगर किसी ने शिल्पकार मोहल्ले में अगर उनको किसी ने बैठने के लिए कह दिया तो ये भी उनकी मर्यादा के खिलाफ था। तो इस तरह से जो सामाजिक विधि निषेध थे उनको भी उसने ताक पर रखकर धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं है वो, बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कश सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। तो ये तो था उत्तर। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोहन के पिता वंशीधर के जीवन संघर्ष पर टिप्पणी कीजिए। तो मोहन के पिता वंशीधर तिवारी गांव में पुरोहिताई का कार्य करते थे। पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करना करवाना उनका पैतृक पेशा था। वे दूर दूर तक यह कार्य करने के लिए जाते थे। इस कार्य से परिवार का गुजारा मुश्किल से ही होता था। वे अपने होनहार बेटे को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से या अपनी गरीबी के चलते वे उसे पढ़ा नहीं पाए। यजमान उनकी थोड़ी बहुत सहायता जरूर कर दिया करते थे। तो ये था उत्तर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वंशीधर को धनराम के शब्द क्यों कचोट
रहे थे। तो वंशीधर हैं कौन? वंशीधर हैं मोहन के पिताजी। तो वंशीधर को अपने पुत्र से बड़ी आशाएं थी, मोहन से बड़ी आशाएं थी। वे उसके अफसर बनकर आने के सपने देख रहे थे। एक दिन धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए बताया कि उसकी सचिवालय में नियुक्ति हो गई है, शीघ्र ही वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम ने मोहन की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा कि मोहन लला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम के यही शब्द वंशीधर को कचोटते रहे, क्योंकि उन्हें मोहन की वास्तविक स्थिति का पता चल चुका था और लोगों से उसकी प्रशंसा सुनकर अब उन्हें दुख होता था। और आइए देख लेते हैं आखिरी प्रश्न। कहानी में चित्रित सामाजिक परिस्थितियां बताइए। तो कहानी में जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो किस प्रकार की थी कि कहानी में गांव के परंपरागत समाज का चित्रण किया गया है। ब्राह्मण जाति के लोग स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। कामकाज के कारण शिल्पकारों के पास जाते जरूर थे, परंतु वहां उठते बैठते नहीं थे, और अगर उनसे बैठने के लिए कह दिया गया तो यह उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन कुछ वर्ष शहर में रहा तथा बेरोजगारी से परेशान होकर अपने गांव वापस आ गया। गांव में आकर वह इस व्यवस्था को चुनौती देता है तथा अपने से नीची मानी जाने वाली जाति के व्यक्ति धनराम के साथ मिलकर उसके काम में हाथ बटाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे कुछ प्रश्न गलता लोहा से। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।